लेकिन नया कुछ कंटिन्यू करने से पहले, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, ओके, हम थोड़ा सा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका रिव्यू लेंगे, एक थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल करेंगे, राइट। तो अगर आप देखो तो हमने लास्ट क्लास में सेलुलर ऑर्गेनल्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स की शुरुआत की थी, जिसमें हमने ऑलरेडी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को या बायो मेम्ब्रेन्स को सारी डिटेल्स के साथ हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने शुरू किया था अलग अलग ऑर्गेनल्स को पढ़ना जो सेल के अंदर पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं, जिसमें से पहला सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया था वो था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की जहां तक बात है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाने वाली, जिसमें प्रेजेंट ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में या कोलैबोरेशन में काम करते हैं, और ये सभी ऑर्गेनल्स एक मामले में सेम होते हैं कि उन सभी में सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसीलिए हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को जब डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि इट इज अ सिस्टम ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड विद इन यूकैरियोटिक सेल्स where organelles work in collaboration or coordination with each other। उस सीक्वेंस में या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनल्स के अंदर हमने पहला ऑर्गेनल जो पढ़ा था वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now if you recall some details about endoplasmic reticulum, so what we said about it, it was described by Porter and Thomson for the first time, and it is an organelle that is of two types on the basis of nature of its membrane, that is rough and smooth, right. As far as rough endoplasmic reticulum is concerned, it is mainly engaged in protein synthesis activity as it has ribosomes over its surface, while smooth endoplasmic reticulum is particularly engaged in activities like production of lipids, production of compounds like glycogen, and in last part of that particular discussion हमने वो सारे functions जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ओवरऑल रिलेटेड है, मतलब इंक्लूडिंग स्मूथ एज वेल एज रफ, उन सभी को हमने एनलिस्ट किया था, पढ़ा था। जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड प्रोड्यूस करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, जैसे कि डेस्मोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है, राइट। जैसे कि कैल्शियम को स्टोर करने के लिए या कैल्शियम आयंस को स्टोर करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स में काम करता है। ये सभी फंक्शंस हमने एक साथ पढ़े थे। उसके बाद अब देखो आप कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहला ऑर्गेनल था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी का अगला हिस्सा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इज इट ओके? और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जहां तक बात है, इट वाज first discovered by Camillo Golgi. Okay, look at the name. What is the name of a scientist who first described it in 1898? 1898 में, मतलब 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम की साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब किया था या इस ऑर्गेनल के प्रेजेंस के बारे में बताया था। इसीलिए हम इसी साइंटिस्ट के नाम पे इस ऑर्गेनल को कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, कभी कभी इसे गोल्जियन अपैरेटस भी कहा जाता है। Okay, so no confusion should be there, both are same. Golgi apparatus or Golgi complex is one and the same thing, which was first described by Camillo Golgi, but its electron microscopic studies and structural details were provided by Dalton and Felix। ठीक है ना?
भले ही सबसे पहली बार कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया हो, ठीक है, और डिस्कवर कौन सी सेल्स में किया था? नर्व सेल्स ऑफ ऑल. ऑल इज एन एनिमल टाइप, राइट, बर्ड टाइप. सो ऑल के नर्व सेल्स में, मतलब न्यूरॉन्स में सबसे पहली बार गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखा गया था बाय कैमिलो गोल्जी. लेकिन उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चरल डिटेल्स को हमारे सामने रखा था किसी और पेयर ऑफ साइंटिस्ट ने जिनका नाम है डाल्टन एंड फेलिक्स. और ये हुआ था 1954 में, मतलब काफी सालों बाद. डिस्कवरी जो हुई थी वो थी 1898 में, और लगभग 56 सालों बाद, आफ्टर 56 इयर्स, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम की चीज इन्वेंट हुई और चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में देखना पॉसिबल हो पाया, तब जाके गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमारे सामने आया, जो डाल्टन एंड फेलिक्स ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की मदद से हमारे पास या हमारे सामने रखा. ठीक है ना. अब जहां तक सवाल है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस का, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स is present in most of the eukaryotic cells except C. क्या बोला है कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा से ज्यादा यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता ही है, उसी तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी मोस्ट ऑफ द, मतलब मैक्सिमम यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है. लेकिन कुछ ऐसी सेल्स हमारे पास है, या कुछ ऐसी सेल्स के बारे में हम जरूर कह सकते हैं जिनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम का स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल नहीं होता, इवन आफ्टर दीज सेल्स आर यूकैरियोटिक. कुछ ऐसी यूकैरियोटिक सेल्स है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो होता ही नहीं, तो उसका कोई सवाल नहीं. हम बात जो चल रही है अभी हमारी, वो यूकैरियोटिक सेल की चल रही है. और यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शनल केस वाली यूकैरियोटिक सेल्स है जो यूकैरियोटिक होने के बावजूद उनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता. जैसे कि एग्जांपल, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोएम, उसके बाद मैच्योर आरबीसीज ऑफ ह्यूमन, उसके बाद स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. ये क्या है? प्लांट के प्रकार. अगर नहीं जानते तो समझ लो कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये प्लांट के सब टाइप्स है. जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, राइट. तो ये भी कुछ अलग प्रकार के प्लांट्स है. थोड़ा बहुत जानकारी तो आपको 9th स्टैंडर्ड से ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना. अलगी हो गया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब किसके प्रकार है? प्लांट के विविध प्रकार है, डिफरेंट टाइप्स है, जिनमें से ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के जो मेल गमेट्स होते हैं, मेल गमेट्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्म्स. उनमें स्पर्म्स आर द सेल्स एंड दे आर यूकैरियोटिक सेल्स एज दीज आर यूकैरियोटिक प्लांट्स, है ना. तो इनके स्पर्म्स में क्या नहीं पाया जाता? गोल्जी कॉम्प्लेक्स. हमारी आरबीसीज के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नॉट एन एक्सेप्शन, वो भी नहीं पाया जाता. फ्लोएम जो प्लांट का एक वस्कुलर टिश्यू है, उसमें भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता. ठीक है ना. अब इन एनिमल्स और इन एनिमल सेल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स is the term used for this organ, as it is a
स्टैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टैक्ड स्ट्रक्चर इन द सेंस कुछ इस तरह से दिखता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यहां पे ध्यान दो। These are the stacked structure or this is a stacked structure, one above other, right? तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं बिकॉज इट इज स्टैक्ड। लेकिन बट इन एनिमल सेल्स, ओके, एनिमल सेल्स में अगर हम देखें, सॉरी, इन प्लांट सेल्स the Golgi complex is present as a single units, मतलब ये स्टैक ना होकर ये ऐसे सिंगल सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में बिखरा हुआ मिलेगा। कहाँ? इन प्लांट सेल्स, ओके। तो इसीलिए hence in plants Golgi complex is called as dictyosomes। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं प्लांट्स में? डिक्टियोसोम्स। तो डिक्टियोसोम्स इज नथिंग बट व्हाट? Dictyosomes and Golgi complex are same. The only thing you need to understand is animal cells में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है या बाकी अलग अलग यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स को छोड़ के हम जो टर्म यूज करते हैं वो है Golgi complex, जबकि प्लांट्स में इट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। द रीजन इज ओनली वन कि बाकी सेल्स में जहां Golgi complex पाया जाता है वहां स्टैक्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जबकि प्लांट सेल्स में ये स्टैक्ड स्ट्रक्चर ना होकर सिंगल यूनिट्स के तौर पे ये प्रेजेंट होता है ना। ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स के क्या डिटेल्स अभी तक हमने देखी है, एक बार देख लो कि इसको गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसको नर्व सेल्स ऑफ ऑल में सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया, लेकिन इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमारे सामने रखा Dalton and Felix ने by using electron microscopic studies in 1954। उसके बाद हमने कहा कि भाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनमें वो नहीं देखने को मिलता, जैसे कि सीव ट्यूब की सेल्स या मैच्योर आरबीसीज या स्पोर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स के जिनमें हमको गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलता। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि भाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये नाम प्लांट सेल्स को छोड़ के बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल्स के लिए सही है, क्योंकि उन सभी में ये वाला ऑर्गेनेल ऐसे स्टैक्ड मैनर में पाया जाता है, वन अबव अदर। लेकिन ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है जो स्टैक्ड मैनर में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल्स में ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स ऐसे स्टैक्ड मैनर में प्रेजेंट ना होकर बिखरे हुए सिंगल यूनिट्स या सिंगल स्ट्रक्चर्स के रूप में मिलते हैं। तो वहां पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जगह हम एक नई या हम एक यूनिक टर्म यूज करते हैं खास करके सिर्फ प्लांट सेल्स के लिए, और वो है डिक्टियोसोम्स। तो इसीलिए फिर लास्टली हमने कंक्लूजन में कहा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स और डिक्टियोसोम्स कोई अलग चीज नहीं, फंक्शनली सेम चीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि डिक्टियोसोम ये टर्म प्लांट में यूज होगी, जबकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये टर्म बाकी सब यूकैरियोटिक सेल्स के लिए, जैसे कि फंजाई, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि प्रोटिस्ट्स, इनके लिए हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहेंगे, जबकि प्लांट्स के लिए डिक्टायोसोम्स। ओके, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको डिस्क्राइब करना है या पढ़ना है वो है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। थोड़ा अगर आप रिकॉल करो तो हमको याद आना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर।
और हमको समझ में आनी चाहिए या सोचनी चाहिए एक चीज कि व्हाट इज द सिमिलर थिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है सोचो, अगर मेरे हिसाब से सोचो तो कॉमन चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से जुड़े हुए हैं और इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है स्ट्रक्चर में। जस्ट रिमेंबर एंड रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The same thing will be written here also if you see. Okay. Golgi complex is structurally made up of 4 types of components. Okay, first सिस्टर्निन, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी थे। सेकंड ट्यूब्यूल्स, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे। फिर वेसिकल्स, ओके, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे। और यहाँ पे एक फोर्थ एडिशनल स्ट्रक्चर है वैक्यूल्स, ठीक है ना। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर शो करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का तो उसमें डिवाइड करने के बाद, स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करने के बाद हमको 4 अलग-अलग तरह के सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कंपोनेंट्स दिखते हैं। इन तीनों का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो यहाँ पे भी सेम होंगे, ठीक है। मतलब सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, जबकि जो वैक्यूल्स है वो एक एडिशनल चीज है जो हमको यहाँ देखने को मिलेगी, राइट ना। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की थोड़ी सी मतलब सिंपल मैनर में हम दिखाए यहाँ पे कि भाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स ओवरऑल किस तरह से शो अप होता है। सो सी, these are flat, not flat but curved single membrane bound structures, okay, and on the periphery you see tubular structures। ये एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, इतना याद रखना, हाँ। And these tubular structures are interconnected, okay। यहाँ न्यूक्लियस है, फॉर एग्जाम्पल से दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक, और उसके ऊपर हमको यहाँ पे क्या दिखता है, ओवरऑल गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अलग-अलग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को दिखाने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहे, ठीक है, तो
गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में आपको देखो ये चार चीजें मिलेंगी, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। कैसे? तो दिस रेड थिंग इज सिस्टर्नी, ओके। दीज आर, ये जो चीज है, दीज आर वेसिकल्स। ये जो ब्लू वाली चीज है, दे आर tubules, and say this thing is vacuole। समझ में आएगा बात? देखो समझना क्या है तुमको, या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग किस हिसाब से होनी चाहिए कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ओवरऑल, ठीक, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर काम करता है क्योंकि वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर आप देखो सेल में, ये थोड़ा सा हमको पोजीशन वाइज समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सरफेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर उसके साथ एसोसिएटेड गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइट। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को अगर हम स्ट्रक्चरली या कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो हमको चार तरह की चीजें इसके स्ट्रक्चर में दिखती है। दीज आर कर्व्ड सिस्टर्नी, these are tube like tubules elongated at the periphery, and then these are the irregularly shaped or circular oval shaped structures called vesicles, and some of them are vacuoles. They are arising from the surface of Golgi complex, right? Now इसमें भी फर्दर डिटेलिंग आएगी, लेकिन आप फिलहाल इसको समझो कि ये डायग्राम क्या बताती है। ये डायग्राम आपको दिखाती है किसका स्ट्रक्चर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। जो ओवरऑल चीज आपको यहाँ दिखती है वो ये कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेल is associated with endoplasmic reticulum because they work together, and this is the positioning of Golgi complex in any eukaryotic cell, okay। अब इसको थोड़ा सा हम जगह बनाने के लिए मिटा देते हैं, हम सिर्फ फोकस रखते हैं अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। So structural details of Golgi complex will be the next thing that we will describe, okay। इसकी structural details को हम पढ़ेंगे। इस डायग्राम में जो वेसिकल्स है, ट्यूब्यूल्स है, सिस्टर्नी है, वैक्यूल है, उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। But before we move on to description of this diagram, have a one proper look at this particular diagram, okay।